अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हमें आज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है और इसका पहला वीडियो जो है या पार्ट वन जो है वो हम आज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप जानते हैं बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। जब किसी सरफेस पर, मान लीजिए किसी टेबल पर या ज़मीन पर कोई बॉडी कोई चीज़ मूव कर रही होती है, मान लीजिए ज़मीन पर एक कोई किसी चीज़ को आप फेंक देते हैं पीछे से धक्का मार के, वो स्लाइड कर जाती है ज़मीन पर, या एक टेबल आपके पास है, इस टेबल की जो सरफेस है ऊपर, इस सरफेस पर आपने एक ब्लॉक ऑफ वुड रखा हुआ है, एक लकड़ी का ब्लॉक आपने रखा हुआ है टेबल की सरफेस पर। अब आपने क्या किया, आपने इस ब्लॉक ऑफ वुड पर एक आपने इसको खींचा या आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया। किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, ये अप्लाइड फोर्स है, मैं लिखूंगा एफ अप्लाइड, ठीक है ना। तो फोर्स आपने अप्लाई किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, इस डायरेक्शन में अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जब आप एकदम से इसको पुश करेंगे और अपना अपना हाथ हटा देंगे, मान लीजिए आपने ऐसे पुश किया और हाथ हटा दिया, तो ये ब्लॉक थोड़ी दूर जाके खुद ही रुक जाता है। तो आपको पता है कि ये चीज़ें जब एक सरफेस पर दूसरी सरफेस मूव कर रही होती हैं, या ज़मीन पर कोई चीज़ मूव कर रही होती है, या मान लीजिए इस तरह से टेबल के एक टॉप पर कोई चीज़ मूव कर रही है। आप कैरम खेलते हैं, आप कैरम में एक स्ट्राइकर को जब मारते हैं तो अगर आप हल्के से मारेंगे तो वो स्ट्राइकर थोड़ी दूर जाके कैरम पर खुद ही रुक जाता है। तो ऐसे बहुत सारी केसेस और बहुत सारी एग्जांपल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स या डे टू डे लाइफ में आपको इस तरह देखने को मिलता है। आप बहुत ही छोटी क्लासेस से जानते हैं कि ये चीज़ें खुद ब खुद क्यों रुकती हैं। हम आपको पता है कि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक मेन फोर्स होता है, एक सिग्निफिकेंट या एक कंसिडरेबल फोर्स जो होता है, जो इसको रोकता है इन बॉडीज़ की मोशन को, एक बॉडी की मोशन को दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर से जब एक बॉडी जा रही होती है तो फिर खुद ब खुद वो बॉडी रुकती है। इसकी मोशन को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जब ज़मीन पर किसी सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, चाहे वो कोई चीज़ हो जो स्लाइड करे, चाहे कोई बॉल हो जो रोल करे, आप जानते हैं कि जब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, प्लेन पर कोई चीज़ हम छोड़ देते हैं और वो मूव करने लगती हैं, खुद ही जब वो रुकती हैं, तो आप जानते हैं कि उस पर कई फोर्सेस होते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होता है, थ्रस्ट ऑफ एयर भी होता है, या जिसको आप फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर कहते हैं। और वहाँ पर एक फोर्स होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट फोर्स, जो इस मोशन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कंटैक्ट। उन दो सरफेसेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दो सरफेसेस कंटैक्ट में हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने ये ब्लॉक देखा वुड का, और यहाँ पर आपने ये टॉप सरफेस या टॉप ऑफ दिस टेबल देखा। इन दो सरफेसेस के दरमियान, मतलब अगर ये आपका टेबल है, ये टेबल की सरफेस है, और ये आपने ब्लॉक ऑफ वुड इस पर रखा, मान लीजिए ये आपने ब्लॉक ऑफ वुड इस पर रखा, इस सरफेस पर, तो अगर ये ब्लॉक ऑफ वुड इसको हम पुश करें सपोज, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये थोड़ा सा जब आगे जाएगा तो फिर ये कहीं पर रुक भी जाएगा। अब ये क्यों रुका, हम मानते हैं कि हम जानते हैं कि इन दो सरफेसेस के दरमियान जो कंटैक्ट में सरफेसेस हैं, कौन सी सरफेसेस कंटैक्ट में है, एक तो इस टेबल की सरफेस और दूसरा इस ब्लॉक की सरफेस, ये वाली सरफेस, ये दो सरफेसेस कंटैक्ट में है। इन दो कंटैक्ट वाली सरफेसेस के दरमियान ही एक फोर्स पैदा होता है। जैसे ही ये मूव करने लगता है, ये जैसे ही ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो इनके दरमियान एक फोर्स पैदा होता है। अ फोर्स कम्स इनटू प्ले इन बिटवीन द टू सरफेसेस पैरेलल टू द सरफेसेस और टेंजेंशियल टू द सरफेसेस। बिल्कुल इनके टेंजेंशियल, बिल्कुल इनके पैरेलल, यानी ये फोर्स ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा, फिर ये होगा बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेसेस। मतलब ये सरफेस है, एक सरफेस, ये दूसरी सरफेस है, और इन दो सरफेसेस के टेंजेंशियल या पैरेलल ये फोर्स जो है आ जाएगा। आई बात समझ में? किस तरफ आएगा, ये इसकी इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी ताकि ये इन सरफेसेस के दरमियान होने वाली रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके। हम कहने को कहते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ वुड जो है ये मूव कर रहा है और ये वाली सरफेस रेस्ट में है।
लेकिन अगर यकीनन अब अगर आप फिजिक्स के नज़रिए से देखें, रिलेटिव मोशन वहाँ पर हो रहा है, और रिलेटिव मोशन में हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, विद रेस्पेक्ट टू दिस टेबल। और अगर इस टेबल की सरफेस को देखें, ये मूव करेगा, ये इसकी रिलेटिव मोशन हम देख सकते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक। मतलब टेबल तो रेस्ट में है, अगर आप इंडिविजुअली टेबल को देखेंगे इंडिपेंडेंटली दूसरी चीज के साथ कंपेयर करने के बगैर, तब टेबल रेस्ट में है। और अगर आप इस ब्लॉक को देखेंगे तो ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ब्लॉक की मोशन इस तरफ है, मगर ब्लॉक इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू दिस टेबल। मगर टेबल इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, हालांकि टेबल रेस्ट में है, बट इट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, ठीक है ना। अगर इसके साथ जैसे आप देखते हैं, आप जब किसी गाड़ी में होते हैं, आप गाड़ी आगे जा रही होती है, अगर आप गाड़ी से बाहर देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि जिस सड़क पर, जिस रोड पर आपकी गाड़ी जा रही है, वो सड़क आपको लगता है पीछे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब गाड़ी की मोशन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है विद रेस्पेक्ट टू द रोड, एंड रोड की जो रिलेटिव मोशन है विद रेस्पेक्ट टू योर कार और योर बस, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। उसी हिसाब से रिलेटिव मोशन को अगर देखा जाए तो ब्लॉक को हमने मूव करवाया है, हमने टेबल को मूव नहीं करवाया है। मगर हम कहेंगे दिस ब्लॉक बी, ठीक है, इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, शाबाश, विद रेस्पेक्ट टू दिस टेबल, एंड टेबल इज मूविंग, टेबल पर कोई फोर्स नहीं है, मगर टेबल की भी रिलेटिव मोशन है, टेबल इज मूविंग विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो अगर हम इस तरीके से देखें तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला, इस रिलेटिव यानी खाली मोशन को नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन को, इसीलिए मैं रिलेटिव मोशन पर यहां पर थोड़ा सा सिट्रस दे रहा हूं, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को ही हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और वो फोर्स इन दो सरफेसेस के दरमियान, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, ये जो दो सरफेसेस हैं, ये जो इन दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, वो ये वाली सरफेस है और ये वाली सरफेस है, इन्हीं दो के दरमियान ये फोर्स होगा इन अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द रिलेटिव मोशन। देख लीजिए, अगर ये ऊपर वाली सरफेस इस तरफ मूव कर रही है तो इन दो के दरमियान फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो इस मोशन को अपोज कर सके। अब देख लीजिए, जब ये बॉडी यानी ये मेरा ऊपर वाला हाथ जब ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, इसकी मोशन कहाँ है, इसकी मोशन किस तरफ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, ये यहां पर जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दो सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा जो इसकी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, वो इस अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉक हमारे अप्लाइड फोर्स की वजह से इस तरफ जा रहा है, तो इनकी इस टेबल और इस ब्लॉक के दरमियान जो सरफेस है, जो इनकी सरफेसेस इन कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट वाली सरफेस पर इन सरफेसेस के दरमियान जो फोर्स आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और वो किस डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा इन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। यानी मैं दिखाने के लिए यहां पर इस तरह से दिखाऊंगा, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सरफेसेस कांटेक्ट में है, इन सरफेसेस के बीच में, शाबाश, जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा ऑन दिस ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। तो इस ब्लॉक वाली सरफेस को, इस ब्लॉक की मोशन को, रिलेटिव मोशन को, इसकी जो रिलेटिव मोशन है विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू दिस टेबल, ठीक है ना, इसकी रिलेटिव मोशन है विद रेस्पेक्ट टेबल इन दिस डायरेक्शन। तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स आएगा जो इसकी मोशन को अपोज करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। नाउ हम अब इस टेबल को ले लेते हैं, जब ब्लॉक इस तरफ जाता है तो हम क्या मानेंगे कि टेबल की मोशन इस तरफ है, रिलेटिव मोशन इसकी इस तरफ है, हालांकि टेबल तो रेस्ट में है अगर इंडिपेंडेंटली इसको देखा जाए, लेकिन जब इसकी रिलेटिव मोशन को देखा जाए विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के कंपैरिजन में अगर इसकी मोशन को देखा जाए तो ये रेस्ट में नहीं माना जाएगा। जब ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो हम मान सकते हैं कि
टेबल इस तरफ फिर जाएगा, इसकी रिलेटिव मोशन, इसकी मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ब्लॉक इस डायरेक्शन में होगी। जब टेबल की रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में है तो टेबल की सरफेस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस तरफ होगा। अब जरा देख लीजिए कितने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गए, यहाँ तो 2 हो गए, सरफेसेस तो 2 ही हैं। एक सरफेस इस तरफ जा रही है, ये देखिए मेरे हाथ को, एक सरफेस जो है हाँ वो इस तरफ जा रही है आगे, लेकिन ये अपने जगह रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन इस सरफेस की रिलेटिव मोशन जो है, ऊपर वाली सरफेस की जो रिलेटिव मोशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, लोअर सरफेस, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड जो रिलेटिव मोशन है लोअर सरफेस की विद रेस्पेक्ट टू द अपर सरफेस, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। यानी इसकी भी मोशन मानी जाती है मगर रिलेटिव मोशन, हालांकि है रेस्ट में मगर इसके मुकाबले में ये मूव कर रहा है, इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये रिलेटिव मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये मूव कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसकी रिलेटिव मोशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसकी रिलेटिव मोशन है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मान सकते हैं इस तरह से, ऊपर वाले हाथ की रिलेटिव मोशन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नीचे वाले हाथ की रिलेटिव मोशन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो दोनों सरफेसेस पर होगा। आप घसीट रहे हैं एक सरफेस को ही दूसरी सरफेस पर, यानी आप स्लाइड करवा रहे हैं, ले जा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं सिर्फ एक सरफेस को, मगर रिलेटिव मोशन में दोनों है। ऊपर वाली सरफेस की रिलेटिव मोशन है इन दिस डायरेक्शन जहां ये जा रही हैं, और नीचे वाली सरफेस की रिलेटिव मोशन मानी जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। उस सरफेस की ये जो ऊपर वाली बॉडी है इसकी सरफेस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सो एज टू अपोज इट इज रिलेटिव मोशन। इसकी रिलेटिव मोशन इस तरफ है तो इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस तरफ होगा। अब नीचे वाली सरफेस की रिलेटिव मोशन कहाँ है, इस डायरेक्शन में, शाबाश, तो इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो उस डायरेक्शन में। तो कितने फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन हो गए, यहाँ पर 2 फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन हो गए, और 2 सरफेसेस के दरमियान, ये मान लीजिए ये एक F है F1, ये यहाँ पर F2 है, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन टाइप फोर्सेस होंगे। F1 विल बी इक्वल टू माइनस और नेगेटिव ऑफ F2। मतलब आपको न्यूटन्स 3rd लॉ में याद है कि एवरी फोर्स एग्जिस्ट्स इन पेयर्स, ऑल फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्स कभी भी अकेला नहीं होगा, हर एक्शन के साथ एक रिएक्शन होगा। इसलिए अगर यहाँ 2 सरफेसेस है कांटेक्ट में, इन 2 सरफेसेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो क्या काम कर रहा है, वो इनकी रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। मगर एक की रिलेटिव मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरे की रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में है, लिहाजा ऊपर वाली सरफेस जिसकी रिलेटिव मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा इस तरफ, ताकि वो उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके। जो नीचे वाली सरफेस है उस पर उसकी रिलेटिव मोशन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ताकि वो फिर से इसकी रिलेटिव मोशन को भी अपोज कर सके। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही उन 2 सरफेसेस के दरमियान होता है जो कांटेक्ट में हो, नंबर 1। नंबर 2, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो क्या एक सरफेस पर होगा या दूसरी सरफेस पर होगा। जब 2 सरफेसेस कांटेक्ट में है तो वो दोनों पर ही होगा, और उसका काम क्या होगा, उसकी कैसी डायरेक्शन होगी। इस फोर्स की टेंडेंसी हमेशा ही ये होगी कि ये उसी डायरेक्शन में एक सरफेस पर एक्ट करें ताकि ये उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके। जैसे अगर ये ब्लॉक ऊपर वाला यहां जा रहा है तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, नीचे वाला टेबल उसकी रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में मानी जाएगी, ठीक है ना, तो उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो उस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे पहली बात 2 सरफेसेस के दरमियान उस वक्त होता है जब वो कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों ही सरफेसेस पर होगा, और जब ये दोनों ही सरफेसेस पर होगा इसकी डायरेक्शन हर सरफेस के लिए कैसी होगी, वैसी होगी, सो एज टू अपोज, ताकि ये अपोज कर सके किसको, रिलेटिव मोशन को, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, ठीक है। एंड ये दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक सरफेस पर भी होंगे दूसरी सरफेस पर भी होंगे, ये एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं करेंगे, 2 सरफेसेस पर होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये एक्शन एंड रिएक्शन टाइप होंगे। तीसरी बात, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, यानी
ऊपर वाली सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और दूसरी नीचे वाली सरफेस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मगर इस दोनों सरफेसेस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो पैरेलल टू द सरफेसेस होगा और टेंजेंशियल टू द सरफेसेस होगा। मतलब ये सरफेस है ना, अगर ये सरफेस है, मान लीजिए ये ऊपर वाली सरफेस, मान लीजिए ये ऊपर वाला हाथ इस तरह से, तो इन दोनों सरफेसेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगा और वो इस पर एक्ट करेगा, और जो नीचे वाली सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो उस तरफ होगा, क्योंकि उस नीचे वाली सरफेस की रिलेटिव मोशन इस तरफ है, इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगा और वो भी पैरेलल टू द सरफेस होगा और टेंजेंशियल टू द सरफेस होगा। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हमें पता चली। क्या क्या दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन 2 बॉडीज और 2 सरफेसेस व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 सरफेसेस के दरमियान या 2 बॉडीज के दरमियान होगा जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। नंबर 2, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेसेस। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही पैरेलल और टेंजेंशियल टू द सरफेसेस रहता है, सो एज टू अपोज देयर रिलेटिव मोशन, ताकि ये उन सरफेसेस की रिलेटिव मोशन को अपोज कर सकें। अब अगर इसमें देखा हमने, एक बॉडी अगर रेस्ट में है, दूसरी उसके ऊपर से मूव कर रही है, तो एक बॉडी पर फोर्स होगा उस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ताकि उसकी मोशन को अपोज कर सके, और दूसरी बॉडी पर अगली डायरेक्शन में आने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है, ताकि वो उसकी रिलेटिव मोशन को भी अपोज कर सके। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब सवाल ये पैदा, पहले हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। आप लिखे, आप नोट कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is a contact force, is a force which comes into play in between the 2 surfaces in contact, acts parallel or tangential to the surfaces so as to oppose the relative motion of the surfaces, ताकि ये उन सरफेसेस की क्या रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके। ठीक है ना। अब दूसरी बात देख लीजिए, अब कभी एक बॉडी जो है वो, या एक सरफेस जो है दूसरी सरफेस पर मूव करेगी, तब उस बॉडी की तो मोशन होती ही है, लेकिन साथ में माना जाता है कि ये जो नीचे वाली सरफेस है इसकी भी रिलेटिव मोशन है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होता है। मगर जब 2 बॉडीज या 2 सरफेसेस रेस्ट में हो, यानी कोई मूव नहीं कर रहा, एक ब्लॉक को हमने टेबल पर रख के छोड़ दिया है, क्या वहां पर उस वक्त भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है? हाँ, होता है। मतलब इसलिए अगर हम ये कहने का मतलब है कि व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट, देयर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। व्हेन one surface is at rest on the other surface, again there is a force of friction between them। ठीक है कि नहीं? तो लिहाजा हम इसलिए ये भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मेंट टू अपोज द रिलेटिव मोशन, और इट अपोज, हम ये कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेसेस, और इट हैज अ टेंडेंसी टू अपोज रिलेटिव मोशन। मतलब यहां पर तो रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है अभी, ठीक है। अगर ये ब्लॉक यहां की तरफ मूव करना चाहे, शुरू हो जाए मूव करना, इसका आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो अब ये मूव करने लगेगा, ठीक है ना। यानी अभी इसमें टेंडेंसी ही है, अभी ये रेस्ट में है मगर टेंडेंसी है टू मूव, तो वहां पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, चाहे बॉडी मूव करे या ना करे, कांटेक्ट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर होगा। अब रिलेटिव मोशन को वो अपोज करेगा, यहां तो रिलेटिव मोशन है ही नहीं, लेकिन अभी रिलेटिव मोशन नहीं है, बट इट हैज अ टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन। इसीलिए हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज अ टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन। यहां पर रिलेटिव मोशन हो रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, यहां नहीं हो रही है मगर यहां टेंडेंसी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन की, जहां भी टेंडेंसी होगी इधर इस तरफ जाने की, इस तरफ जाने की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर जरूर होगा, और वो उस वक्त भी होगा, और इस केस में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर होगा। इसलिए हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहां पर कहते हैं कि भाई 2 टाइप्स हैं, एक काइनेटिक फ्रिक्शन एंड दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहते हैं और फिर दूसरा टाइप हम लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन।
ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक टाइप, काइनेटिक फ्रिक्शन दूसरा टाइप। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है? देखिए, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जब एक सरफेस या एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रखा गया है, दोनों ही रेस्ट में है, वहां कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, उनके दरमियान जो उस वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको आप स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अब जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे, आप फोर्स अप्लाई करते जाते हैं, मान लीजिए आपने इस तरफ खींचा और पहले आपने मान लीजिए इस ब्लॉक पर मान लीजिए आपने 0.2 न्यूटन अप्लाई किया। अब क्या हो रहा है कि आप इस ब्लॉक को खींच रहे हैं, या फिर आप इस तरह से एक सिंपली इसको, अगर इस एक्सपेरिमेंट को आपने अच्छे से देखना अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पर एक पुली लगा सकते हैं। पुली, ये व्हील है पुली, और इस पुली के ऊपर से आप स्ट्रिंग बांधेंगे, धागा, और उस धागे में यहाँ पर एक हैंगर डाल देंगे। अब इस हैंगर में वजन डाल दीजिए। ये आपने एक वेट डाल दिया, तो ये वेट जो है खींचेगा, टेंशन प्रोड्यूस करेगा स्ट्रिंग में, और उसकी वजह से ये जो है इस पर पुल आ जाएगा, यानी खींचे, ये वेट जो आपने डाल दिया ये खींचेगा इसको, किसको? इस ब्लॉक को। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स है। कितना है? जितना अब आपने वेट डाला होगा उसी हिसाब से फोर्स होगा। मान लीजिए आपने वेट डाल दिया 1 न्यूटन, ठीक है ना, और ये ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स इसको आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है, वो कम है। अब आप एक और न्यूटन डाल दीजिए, 2 न्यूटन, अभी भी मूव नहीं कर रहा है। अब आप और डाल दीजिए 3 न्यूटन, मान लीजिए ये अभी भी मूव नहीं कर रहा, और डाल दीजिए 4 न्यूटन, नहीं मूव कर रहा, 5 न्यूटन, तो अब इसने मूव करना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि जब ये ब्लॉक इस टेबल की सरफेस पर रेस्ट में था, इनके दरमियान जो फ्रिक्शन था, जिसका नाम हमने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जितना आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, मान लीजिए एक ट्रंक आपके हॉल में है या कमरे में है, आप उसको, उसमें बहुत सारा सामान है, आप उसको पुश कर रहे हैं, लेकिन जितना आप पुश कर रहे हैं ये हिल ही नहीं रहा है। फिर दूसरा आदमी आ गया, उसने भी आपकी हेल्प की, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा। फिर 3 लोग आ गए, अब आपने और पुश किया, अब ये मूव करने लगा। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर भी वही केस है। यहां पर अब ब्लॉक है, आपने यहां से फोर्स अप्लाई किया, पहले तो 1 न्यूटन, नहीं मूव कर रहा है, 2 न्यूटन पर भी नहीं इसने मूव किया, 3 न्यूटन पर भी नहीं, 4 पर भी नहीं, 5 पर अब ये मूव करने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, अप्लाइड फोर्स जब आप इंक्रीज कर रहे थे, ऐसा लगता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा था। और एक वक्त ऐसा आ गया जब आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते करते 5 न्यूटन तक लेके गए, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। मैक्सिमम वैल्यू जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की थी वो यही 5 न्यूटन थी। इसके बाद आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप ये बिल्कुल स्लाइड हो रहा है, मूव कर रहा है। मगर जो पहला मामला है, जब आप फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं और ये हिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स आपका जितना है, उतना ही वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। स्टैटिक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब जितना आप इस पर फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, इंक्रीज, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा, और इसका एक मैक्सिमम वैल्यू जब पहुंच जाएगा, उसके बाद ये फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगा। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? हम इसको नाम देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। Now, what is limiting friction? The maximum value of static friction. ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, शाबाश। लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन को, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play when a body is just going to
slide over the surface of another body. शाबाश, फिर से बताऊंगा मैं. The maximum value of static friction which comes into play when a body is just going to slide over the surface of another body. Just going to slide over the surface of another body is called limiting friction. इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, या आप शॉर्ट में याद रखें, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दो सरफेसेस के दरमियान, वो शाबाश लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है. ठीक है भाई, ये तो हो गया जब दो बॉडीज ऑलरेडी रेस्ट में हो और उनके दरमियान जो फोर्स होता है उस वक्त, उस कंडीशन में जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही हो बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन ही यही बनती है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन. जो उस वक्त उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, शाबाश, कब? when there is no relative motion, when there is no relative motion between two surfaces in contact, the force of friction between them is called the static friction, और उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. फिर दूसरी बात क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन. अब ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक जो है, ये चलने लगा, आपने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, आप और 1 न्यूटन डाल दीजिए तो स्मूथली यहां से वहां जाएगा. जितनी देर तक ये मोशन में रहता है, अब वहां पर रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस हो गई. ये ब्लॉक इस तरफ, इसकी मोशन, ब्लॉक की मोशन विद रेस्पेक्ट टू द टेबल इस तरफ है, और टेबल की रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू द ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में है. लिहाजा ब्लॉक पर जो फोर्स होगा, चूंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो इसकी सरफेस पर फोर्स इस तरफ होगा ताकि इसकी रिलेटिव मोशन को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज कर सके. अच्छा, इस वाले नीचे वाले सरफेस की यानी टेबल की रिलेटिव मोशन इस तरफ है, ठीक है ना, इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगा ताकि इसकी रिलेटिव मोशन को अपोज कर सकें. तो इसका मतलब ये हुआ, रेस्ट के वक्त तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था ही, अब मोशन के वक्त भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इन दो सरफेसेस के दरमियान. और जब एक बॉडी, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी या रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब रिलेटिव मोशन हो एक बॉडी की ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दूसरी बॉडी की सरफेस पर, then the force of friction between the two surfaces, when there is a relative motion between the surfaces, is called kinetic friction. तो जब वो दोनों सरफेसेस के दरमियान एक रिलेटिव मोशन हो तो उस फ्रिक्शन को आप क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन. आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं इस तरह से, काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play in between the two surfaces in contact when they are in relative motion with respect to each other. When they are in relative motion with respect to each other. अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, इसके और दो टाइप्स है, यानी स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमने ले लिया एक, ठीक है ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया लिमिटिंग फ्रिक्शन. दूसरा हमने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन, इस काइनेटिक फ्रिक्शन में दो केसेस हैं, मतलब एक जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं और दूसरा केस जिसको आप रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में होता क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडीज वो रिलेटिव मोशन में होती है. काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडीज रिलेटिव मोशन में हो. मगर जब एक बॉडी या एक सरफेस मूव करें दूसरी सरफेस के ऊपर, तो उसके मोशन के दो टाइप्स हो सकते हैं. क्या? एक तो हम उसको घसीट के ले जा सकते हैं, इसको कहते हैं क्या, स्लाइड हो रही है. दूसरा कि ये बॉडी रोल करके जा सकती है, कोई बॉडी रोल भी कर सकती है. मान लीजिए आपने जमीन पर ड्रम रखा हुआ है, आप इस ड्रम पर फोर्स अप्लाई करेंगे यहां से वहां तक ले जाने के लिए, तो ये ड्रम कैसे जाएगा? ये रोल करते हुए जाएगा, आसानी तो उसी से होगी. तो इसका मतलब ये मूव कर रहा है जमीन की सरफेस के ऊपर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर होगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये दोनों इस वक्त रिलेटिव मोशन में है, अर्थ एंड द ड्रम, ठीक है कि नहीं. तो मगर ये क्योंकि ड्रम रोल कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर मूव करे, मगर उसकी मोशन अगर रोलिंग मोशन हो, अगर वो रोल करके जा रही हो, तब जो उनके दरमियान फ्रिक्शन होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा.
अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आपके पास ज़मीन पर ही एक ट्रंक है, उसमें भारी सामान है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुंचाना है धक्का देकर, तो आप क्या करेंगे? इसको रोल तो नहीं करवाएंगे आप इसको जब पुश करेंगे आप इसको स्लाइड करवाएंगे। उस वक्त जो जमीन और इस ट्रंक के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। है ये दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर रिलेटिव मोशन हो रही है, कभी ड्रम और अर्थ के दरमियान एक केस में, दूसरे केस में ट्रंक और अर्थ के दरमियान, तो दोनों यहाँ पर रेस्ट में कोई चीज़ नहीं है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो लिहाजा मगर काइनेटिक फ्रिक्शन के यहाँ पर हमने दो टाइप्स देख लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, मगर ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको पता भी होगा कि जब हम किसी चीज़ को घसीट कर ले जाते हैं, स्लाइड करवाते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है, और रोल करना बहुत आसान होता है। यानी अगर आप कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपके पास है, यही ड्रम मान लीजिए, अगर ये बहुत भारी भी होगा, आप इसको हल्के से भी पुश करेंगे तो आप आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह तक रोल करवाते हुए पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक इतनी ही वजनी भारी ट्रंक को एक जगह से दूसरी जगह घसीट कर ले जाना मुश्किल होगा। इसका मतलब रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा रोल करते हुए हमें दुश्वारी नहीं होती हैं, वो मोशन बहुत इजीली हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है कंपैरिजन में रोलिंग फ्रिक्शन के। तो इसका मतलब ये हुआ, हम याद रखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर मेरा था कि भी आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ खास नहीं कहा, उतना ही कहा जितना आप पहले से जानते थे। सेकंड लेक्चर में, क्योंकि वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाता है, उसमें इंशाल्लाह आगे करेंगे।